दोस्तों, किसी भी इंसान की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब उसके पास खाने के लिए सब कुछ होता है और बचाने के लिए केवल उसका परिवार। शांति देवी अपने गांव की एक साधारण लेकिन बेहद समझदार महिला थी। उनका घर कच्चा था, आंगन छोटा था, खेत बहुत कम थे और आमदनी इतनी थी कि परिवार का भविष्य सुरक्षित कहा जा सके। उनके पति रामदीन मेहनती इंसान थे, लेकिन मेहनत हमेशा किस्मत का दरवाजा नहीं खोलती। कई साल तक उन्होंने गांव में खेती की और छोटे मोटे काम करके परिवार को चलाने की कोशिश की, लेकिन हर साल या तो बारिश धोखा दे जाती या फसल का दाम इतना कम मिलता कि मेहनत का मूल्य भी नहीं निकलता। एक शाम दोनों घर के बाहर चारपाई पर बैठे थे। आसमान में ढलता सूरज था और सामने खेलते हुए उनके दो छोटे बेटे। रामदीन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शांति, अगर हम यहीं रहे तो बच्चे का भविष्य भी हमारी तरह ही बीत जाएगा। शांति ने शांत स्वर में पूछा, तो क्या सोच रहे हो? रामदीन बोले, शहर चलते हैं, वहाँ मेहनत का काम मिलेगा, चाहे मजदूरी ही करना पड़े, लेकिन बच्चों को पढ़ा पाएंगे। ये फैसला आसान नहीं था। गांव छोड़ना मतलब अपनी जड़ों से दूर होना, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के लिए ये कठिन रास्ता चुन लिया। अगले सप्ताह उन्होंने घर का जरूरी सामान एक पुराने लोहे के बक्से में रखा, कुछ कपड़े बांधे, थोड़े पैसे जेब में रखे और बस पकड़कर शहर आ गए। शहर ने उनका स्वागत फूलों से नहीं, संघर्ष से किया। कई घंटे भटकने के बाद उन्हें एक झुग्गी बस्ती में छोटा सा किराए का कमरा मिला। कमरे में ना खिड़की थी, ना पंखा, ना ढंग का दरवाजा। पहली बार दोनों पति पत्नी ने बिना खाना खाए केवल पानी पीकर रात गुजारी, ताकि बच्चों के लिए बचा हुआ आटा अगले दिन तक चल सके। अगली सुबह रामदीन काम की तलाश में निकल पड़ी। उन्होंने फैक्ट्री, गोदाम, होटल और दुकानों में काम मांगा, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, अभी काम नहीं है। 3 दिन तक उन्हें कोई काम नहीं मिला। चौथे दिन एक निर्माण स्थल पर उन्हें दिहाड़ी मजदूरी मिल गई। सुबह से शाम तक ईंटें ढोने के बाद जो पैसे मिले, उनसे उन्होंने आधा किलो आटा, थोड़ा तेल और गुड़ खरीदा। घर लौटते समय उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन हाथ में राशन देखकर शांति की आंखों में उम्मीद लौट आई। कुछ दिन बाद पड़ोस की एक महिला ने शांति से कहा, पास में शादी है, वहाँ खाना बनाने के लिए औरतों की ज़रूरत है, चलोगी तो पैसे मिलेंगे। पहले तो रामदीन ने मना कर दिया, लेकिन शांति ने समझाया, ये हमारे बच्चों के लिए है, मेरे लिए नहीं। अगले दिन शांति भी काम पर जाने लगी। सुबह घर का काम, फिर शादी ब्याह में खाना बनाना, रात को देर से लौटना और फिर अगले दिन वही दिनचर्या। काम कठिन था, लेकिन हर बार मिलने वाले कुछ रुपए उनके लिए भविष्य की नींव थी। धीरे धीरे उन्होंने एक आदत बना ली, जो भी मजदूरी मिलती उसका एक हिस्सा घर के खर्च में देती और थोड़ा हिस्सा चुपचाप अलग रख लेती। उन्होंने अपने पुराने कपड़ों की सिलाई के अंदर एक छोटी जेब बनाई और उसमें नोट छिपाने लगी। महीनों तक रामदीन को इसका पता नहीं चला। उधर रामदीन की ईमानदारी और मेहनत देखकर निर्माण स्थल का एक मालिक उनसे प्रभावित हुआ। उन्होंने उसे एक फैक्ट्री में काम दिलवा दिया। अब उन्हें हर महीने निश्चित तनख्वाह मिलने लगी। घर की हालत थोड़ी सुधरने लगी। बच्चों के लिए नए कपड़े आए, कमरे में एक पुराना पंखा लगा और पहली बार ऐसा लगा कि शायद जिंदगी बदल सकती है। एक रात दोनों छत पर बैठे थे। रामदीन ने कहा, भाग्यवान, अगर कभी हमारे पास थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाए तो मैं किसी की नौकरी नहीं करूँगा, अपनी छोटी सी दुकान खोलूँगा जहाँ लोग रोज़मर्रा का सामान लेने आएंगे। छोटी होगी लेकिन अपनी होगी। शांति ने उनकी तरफ देखा, कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान के साथ आसमान की ओर देखने लगी। उसी रात उन्होंने अपने छुपाए हुए पैसों की गठरी निकाली, नोट गिने। रकम अभी भी बहुत कम थी, लेकिन पहली बार उन्हें लगा कि ये सपना सच हो सकता है। उन्होंने मन ही मन प्रण लिया कि जब तक रामदीन की अपनी दुकान नहीं खुल जाती, वो इन पैसों का राज किसी को नहीं बताएगी। उधर फैक्ट्री में रामदीन को एक दिन खबर मिली कि शहर के पुराने बाजार में एक छोटी दुकान बिकने वाली है। उन्होंने तुरंत जाकर दुकान देखी। जगह छोटी थी, लेकिन बाजार के बीचों बीच थी और वहां से रोज सड़कों पर लोग गुजरते थे। दुकानदारों ने कीमत बताई तो रामदीन के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके पास जितने पैसे थे उससे कई हजार रुपए कम पड़ रहे थे। उन्होंने भारी मन से घर लौटकर शांति को सारी बात बताई। शांति चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। रामदीन ने निराश होकर कहा,
शायद ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा। शांति ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, जरूरी नहीं कि हर सपना किस्मत पूरी करे, कुछ सपने पति पत्नी मिलकर भी पूरे करते हैं। ये कहकर वो अंदर गई और कपड़ों की सिलाई के अंदर छिपाई हुई अपनी वर्षों की बचत की गठरी लेकर बाहर आई। राम दिन हैरानी से उन्हें देखते रह गए। शांति ने वो पूरी रकम उनके हाथ में रख दी और बोली, जाओ अपनी दुकान ले आओ। राम दिन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनकी पत्नी ने इतने सालों तक चुपचाप उनके सपने के लिए पैसे जोड़े होंगे। अगले ही दिन वो दुकान खरीदने निकल पड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बाजार में कोई और भी उसी दुकान पर नजर लगाए बैठा है। अगली सुबह राम दिन बहुत जल्दी उठ गए। रात भर उन्हें नींद नहीं आई थी। बार बार उनके मन में वही दुकान घूम रही थी। उन्होंने पैसे कई बार गिने, फिर कपड़े बदले और बिना नाश्ता किए बाजार की ओर निकल पड़े। शांति दरवाजे पर खड़ी होकर उन्हें जाते हुए देखती रही। उनके चेहरे पर चिंता भी थी और विश्वास भी। बाजार पहुंचते ही राम दिन सीधे उस दुकान के मालिक के पास पहुंचे। मालिक ने उन्हें देखते ही कहा, अरे राम दिन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन एक बात बताऊं, आज सुबह से 2 लोग और इस दुकान के बारे में पूछ चुके हैं। राम दिन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत पैसे निकालकर मेज पर रख दिए और बोले, भाई साहब, जितनी रकम तय हुई थी वो पूरी है। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो ये दुकान मुझे दे दीजिए। दुकानदार कुछ पल तक उन्हें देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, भरोसा पैसे से बड़ा होता है। जब मैं मुश्किल में था तब तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की थी। दुकान तुम्हारी हुई। ये सुनते ही राम दिन की आंखें भर आई। उन्होंने कांपते हाथों से कागजों पर दस्तखत किए और पहली बार अपनी दुकान की चाबी हाथ में ली। वो चाबी उनके लिए सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं था, बल्कि वर्षों की मेहनत, संघर्ष और शांति के त्याग की निशानी थी। घर लौटते ही उन्होंने चाबी शांति के हाथ में रख दी। शांति ने उसे माथे से लगाया और बोली, अब ये दुकान नहीं, हमारा भविष्य है। पुरानी अलमारियां साफ की गई, दीवारों पर चूना लगाया गया, लकड़ी के काउंटर की मरम्मत हुई और धीरे धीरे दुकान में सामान भरना शुरू हुआ। चावल, आटा, दाल, तेल, मसाले और बच्चों की टॉफियाँ। शांति ने सुझाव दिया कि दुकान के बाहर शाम को चाय और गर्म पकौड़े भी बेचे जाए, क्योंकि बाजार में मजदूर और रिक्शा चालक बहुत आते थे। राम दिन ने उनकी बात मान ली। दुकान खुलने का पहला दिन आया। सुबह राम दिन ने भगवान की छोटी सी तस्वीर रखी, अगरबत्ती जलाई और दोनों ने मिलकर दुकान का शटर उठाया। पहला ग्राहक एक बुजुर्ग महिला थी। उन्होंने आधा किलो चीनी और चाय पत्ती खरीदी। जब उन्होंने पैसे दिए तो राम दिन ने मुस्कुराकर कहा, दुआ कीजिए दुकान चल निकले। बुजुर्ग महिला बोली, ईमानदारी से काम करोगे तो भगवान बरकत देगा। उस दिन कुल कमाई बहुत कम हुई, लेकिन दोनों के चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे कोई बड़ी जीत मिल गई हो। धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि नई दुकान खुली है। शांति ग्राहकों से बहुत विनम्रता से बात करती। वो बच्चों को कभी कभी एक अतिरिक्त टॉफी दे देती, बुजुर्गों का सम्मान उठाकर बाहर तक पहुंचा देती और जिन गरीब परिवारों के पास उस समय पैसे नहीं होते उन्हें उधार में सामान दे देती। राम दिन पहले थोड़ा डरते थे कि कहीं उधार डूब ना जाए, लेकिन शांति कहती, भूखा इंसान कभी भरोसा नहीं भूलता। कुछ महीनों में दुकान की पहचान बनने लगी। बाजार के लोग कहते, राम दिन की दुकान पर तौल सही होती है और बात भी इज्जत से होती है। यही उनकी सबसे बड़ी पूंजी बन गई। अब राम दिन फैक्ट्री की नौकरी के बाद शाम को दुकान संभाल लेते थे और दिन में शांति बैठती थी। दोनों की मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन हिसाब करते समय राम दिन ने देखा कि महीने के अंत में पहली बार उनके पास कुछ पैसे बच गए हैं। उन्होंने खुश होकर कहा, भाग्यवान, अब लगता है कि हम किराए के कमरे से बाहर निकल पाएंगे। शांति मुस्कुराई, जल्दी मत करो, पहले बच्चों की पढ़ाई मजबूत करो। समय बीतता गया। बड़ा बेटा स्कूल जाने लगा, फिर छोटा भी। शांति ने दोनों को साफ सुथरे कपड़े पहनाकर स्कूल भेजना शुरू किया। वो अक्सर कहती, हमने गरीबी देखी है, लेकिन हमारे बच्चे सिर्फ किताबें देखे। एक शाम बाजार में एक व्यापारी आया। उसने राम दिन की दुकान देखी और बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें थोक में सस्ता सामान दिलवा सकता हूँ, मुनाफा बढ़ जाएगा। राम दिन खुश हो गए। उन्होंने कुछ उधार लेकर बड़ा माल मंगवा लिया। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि सामान की गुणवत्ता खराब है। कई ग्राहकों ने शिकायत की। एक महिला ने गुस्से में कहा,
तुम्हारी दुकान से लिया तेल खराब निकला। राम दिन परेशान हो गए। उन्होंने व्यापारी को ढूंढा, लेकिन वो गायब हो चुका था। उधार का पैसा अलग और ग्राहकों का भरोसा अलग। उस दिन राम दिन बहुत टूट गए। उन्होंने सिर पकड़कर कहा, मेरी ये गलती से सब खत्म हो जाएगा। शांति ने शांत स्वर में कहा, गलती से दुकान नहीं टूटती, बेईमानी से टूटती है। कल से हर ग्राहक का पैसा लौटाना शुरू करो। अगले दिन रामदीन ने सभी शिकायत करने वाले ग्राहकों को बुलाया। जिसने भी खराब सामान खरीदा था उसका पूरा पैसा वापस किया और नया सामान दिया। कई लोगों ने कहा, इतना नुकसान क्यों कर रहे हो? रामदीन बोले, नुकसान पैसे का हो जाए तो भरा जाता है, भरोसे का हो जाए तो कभी नहीं भरता। यही घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। बाजार में उनकी ईमानदारी की चर्चा फैल गई। लोग दूर दूर से उनकी दुकान पर आने लगे। शाम की चाय और पकौड़ों की बिक्री भी बढ़ने लगी। अब दुकान पहले से कहीं बेहतर चल रही थी। एक रात जब दोनों दिन भर का हिसाब कर रहे थे, तब शांति ने धीरे से कहा, अगर भगवान ने साथ दिया तो एक दिन हमारी अपनी छत भी होगी। रामदीन ने उनकी तरफ देखकर कहा, और उस घर में हमारी बेटी भी होगी। शांति मुस्कुरा दी। शांति और रामदीन ने कभी ये नहीं सोचा था कि एक छोटी सी दुकान उनके जीवन की दिशा बदल देगी। लेकिन ईमानदारी और मेहनत अक्सर वही चमत्कार करती है जहां लोग उम्मीद छोड़ चुके होते हैं। दुकान अब पहले से कहीं बेहतर चलने लगी थी। सुबह शटर खुलते ही ग्राहक आने शुरू हो जाते और रात तक दुकान में रौनक बनी रहती। बाजार के लोग अब रामदीन को सिर्फ दुकानदार नहीं, बल्कि भरोसेमंद इंसान के रूप में पहचानने लगे थे। शांति हर ग्राहक से बात करती जैसे वो उनका अपना रिश्तेदार हो। कई बूढ़ी अम्मा आती तो उसका सामान घर तक भिजवा देती। कोई गरीब मजदूर उधार मांगता तो बिना हिसाब किताब के उसे ज़रूरत का सामान दे देती। कई बार रामदीन कहते, भाग्यवान, इतना उधार मत दिया करो। शांति मुस्कुराकर जवाब देती, रोटी का उधार कभी घाटा नहीं देता। कुछ ही महीनों में उनका किराए का कमरा पहले जैसा उदास नहीं रहा। एक पुरानी अलमारी आई, बच्चों के लिए पढ़ने की मेज आई और कमरे में पहली बार एक टेबल फैन लगा। शाम को दुकान बंद होने के बाद शांति दोनों बच्चों को अपने पास बैठाकर पढ़ाती थी। वो खुद बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन इतना जानती थी कि शिक्षा इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। वो अक्सर कहती, हमने गरीबी देखी है, लेकिन हमारे बच्चों को गरीबी नहीं, किताबें विरासत में मिलनी चाहिए। एक दिन बाजार के एक पुराने व्यापारी ने रामदीन से कहा, तुम्हारी दुकान तो अब जम गई है, अगर तुम थोक में सामान खरीदो तो मुनाफा और बढ़ जाएगा। रामदीन ने कई दिनों तक हिसाब लगाया, फिर थोड़ा साहस करके बड़ी मात्रा में सामान मंगवाना शुरू किया। इससे दुकान की आमदनी बढ़ने लगी। अब हर महीने कुछ पैसे बचने लगे थे। शांति ने फिर से बचत शुरू कर दी। इस बार कपड़ों की सिलाई में नहीं, बल्कि बैंक में। उन्होंने अपने नाम से एक छोटा बचत खाता खुलवाया और हर महीने उसमें थोड़ी थोड़ी रकम जमा करने लगी। समय बीतता गया। बाजार में त्योहार आया तो दुकान पर इतनी भीड़ हुई कि दोनों पति पत्नी को खाना खाने तक की फुर्सत नहीं मिली। दिवाली के दिनों में उन्होंने पहली बार इतना मुनाफा कमाया कि रात को हिसाब करते समय दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। रामदीन ने कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2-3 साल में अपना घर ले लेंगे। इस बीच शांति को पता चला कि वो फिर से माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर पूरा घर खुशियों से भर गया। दोनों बेटे तो हर समय अपनी माँ के आसपास घूमते रहते। रामदीन अब पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगे। वो सुबह दुकान खोलते और दोपहर में माल लेने जाते और रात में अगले दिन का हिसाब बनाते। कई बार उनकी आंखें थक जाती, लेकिन जब वो शांति के चेहरे पर संतोष देखते तो सारी थकान गायब हो जाती। कुछ महीनों बाद एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। घर में जैसे दीपक जल उठे। रामदीन ने बच्ची को गोद में लेकर कहा, इसका नाम कोमल होगा। कोमल के जन्म के बाद रामदीन के अंदर जैसे नई ऊर्जा आ गई। उन्होंने निश्चय किया कि अब किराए के घर में नहीं रहना है। उन्होंने शहर के बाहरी इलाके में छोटे छोटे प्लॉट देखने शुरू किए। कई जगह दाम बहुत ज़्यादा थे, लेकिन एक दिन उन्हें एक छोटा सा प्लॉट पसंद आ गया। जगह बड़ी नहीं थी, लेकिन भविष्य के लिए सही थी। उन्होंने आधी रकम दे दी और बाकी पैसे किस्तों में देने का समझौता कर लिया। घर बनाना आसान नहीं था। कई बार ऐसा होता कि दुकान का मुनाफा सीधे निर्माण में चला जाता। शांति अपने गहनों में से एक छोटी सी सोने की चैन बेचने को तैयार हो गई। रामदीन ने मना किया, लेकिन शांति बोली, गहना पहनने से ज़्यादा अच्छा है कि हमारे बच्चों के सिर पर अपनी छत हो।
आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और धीरे धीरे एक छोटा सा घर खड़ा होने लगा। जब पहली बार दीवारें पूरी हुई तो शांति ने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। उन्होंने उस अधूरे घर की देहरी पर हल्दी और चावल रखे और बोली, ये घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, हमारी मेहनत का है। कुछ महीनों बाद वो दिन भी आ गया जब पूरा परिवार अपने नए घर में रहने चला गया। घर छोटा था लेकिन अपना था। बच्चों के लिए अलग कमरा था, रसोई थी, छोटा सा आंगन था और दरवाजे पर तुलसी का पौधा। उस रात चारों एक ही कमरे में बैठे थे। शांति ने कहा, याद है जब शहर आए थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। राम दिन मुस्कुराए, हाँ, और आज हमारे पास अपना घर है। एक शाम बाजार में एक बड़ी दुकान अचानक खाली हुई। वो जगह इतनी अच्छी थी कि कई व्यापारी उसे लेने के लिए तैयार थे। राम दिन ने उस दुकान को देखा और उसके मन में एक नया सपना जन्म ले चुका था। अब वो सिर्फ एक दुकानदार नहीं बल्कि बड़ा व्यापारी बनना चाहते थे। वो जानते थे कि समय बदल रहा है, परिवार बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में खर्चे भी बढ़ेंगे। इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो शायद दोबारा ऐसा अवसर ना मिले। अगले कई दिनों तक उन्होंने दोनों दुकानों का हिसाब किताब अलग अलग कॉपियों में लिखा। कितनी बचत है, कितना उधार देना है, कितना माल मंगवाना है और कितना जोखिम उठाया जा सकता है। शांति चुपचाप उनके साथ बैठती और हर छोटी बड़ी बात समझती। एक रात रामदीन ने कहा, भाग्यवान, अगर हम ये दूसरी दुकान ले ले तो कुछ साल मुश्किल जरूर होंगे, लेकिन आगे बच्चों को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। शांति ने बिना देर किए जवाब दिया, अगर मेहनत से डरते तो गांव से शहरी क्यों आते। दूसरी दुकान पहली दुकान से लगभग 3 गुना बड़ी थी। बाजार के मुख्य चौराहे पर थी और वहां से पूरे इलाके के लोग गुजरते थे। रामदीन ने बैंक से छोटा सा व्यापारिक ऋण लिया और कुछ रकम अपनी बचत से मिलाकर दुकान खरीद ली। इस बार उन्होंने केवल किराना नहीं बल्कि घरेलू उपयोग का लगभग हर सामान रखना शुरू किया। दुकान इतनी बड़ी थी कि अकेले संभालना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने 2 ईमानदार लड़के काम पर रखे। दोनों गांव से आए गरीब परिवारों के बच्चे थे। रामदीन उन्हें नौकर नहीं अपने बच्चों की तरह रखते थे। समय पर खाना, समय पर तनख्वाह और ज़रूरत पड़ने पर मदद भी। शांति पहले की तरह पहली दुकान पर कुछ समय बैठती, फिर घर का काम और बच्चों की पढ़ाई संभालती। धीरे धीरे दोनों दुकानों से अच्छी आमदनी होने लगी। घर की आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई। उन्होंने अपने घर का ऋण समय से पहले चुकाना शुरू कर दिया। बाजार में लोग अब रामदीन को सम्मान से रामदीन सेठ कहकर बुलाने लगे। उधर बच्चे भी बड़े हो रहे थे। मोहन जिम्मेदार स्वभाव का था, उसे हिसाब किताब में रुचि थी। सोहन मिलनसार था और ग्राहकों से जल्दी घुल मिल जाता था। और कोमल, वो तो जैसे पूरे घर की धड़कन थी। कभी दुकान में बैठकर ग्राहकों को देखती, कभी स्कूल की किताबों में डूबी रहती। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पापा, लोग डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? रामदीन ने हंसकर कहा, जब शरीर बीमार होता है तब डॉक्टर ठीक करता है। कोमल ने तुरंत कहा, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी और गरीब लोगों का इलाज करूंगी। रामदीन और शांति ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों मुस्कुरा दिए। समय तेजी से आगे बढ़ा। मोहन और सोहन ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में दाखिला लिया। रामदीन चाहते तो उन्हें सीधे दुकान पर बैठा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा, पहले पढ़ाई पूरी करो। व्यापार समझना आसान है, लेकिन दुनिया समझना उससे भी ज़रूरी है। दोनों बेटे ग्रेजुएशन करने लगे। कोमल भी पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती रही। दूसरी दुकान खुलने के बाद परिवार का दायरा भी बढ़ने लगा। रिश्तेदार आने लगे, लोग सलाह लेने लगे और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई। एक शाम पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठा था। रामदीन ने दोनों बेटों से कहा, अब तुम्हारी पढ़ाई लगभग पूरी हो गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों सोचो कि आगे क्या करना चाहते हो। नौकरी करनी है, अपना व्यापार बढ़ाना है या कोई और रास्ता चुनना है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। मोहन ने कहा, पापा, हमने इतनी पढ़ाई की है तो एक बार नौकरी की कोशिश ज़रूर करेंगे। सोहन ने भी सहमति में सिर हिलाया। रामदीन ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, जीवन तुम्हारा है, फैसला भी तुम्हारा होगा। कुछ महीनों तक दोनों भाइयों ने नौकरी की तलाश की, इंटरव्यू दिए, परीक्षाएं दी, लेकिन मन कहीं नहीं लगा। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि जिस सम्मान और स्वतंत्रता के साथ उनके पिता अपना काम करते हैं, वो किसी नौकरी में नहीं मिल सकती। एक दिन दोनों ने खुद अपने पिता से कहा, पापा, अगर आप सहमति दे
तो हम आपके साथ दुकान संभालना चाहते हैं। राम दिन की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने दोनों बेटों को गले से लगा लिया और कहा, आज से ये कारोबार मेरा नहीं हमारा है। उस दिन से मोहन पहली बार दुकान संभालने लगा और सोहन दूसरी दुकान। राम दिन दोनों दुकानों के बीच घूमते रहते, माल की खरीद करते, सप्लायरों से बात करते और बेटों को व्यापार की हर बारीकी सिखाते। शांति दूर खड़ी ये सब देखती और मन ही मन भगवान का धन्यवाद करती कि उनका संघर्ष अब रंग ला चुका है। इसी बीच एक दिन एक प्रतिष्ठित परिवार से संदेश आया। उन्होंने राम दिन के दोनों बेटों के लिए रिश्ता भेजा था। दोनों लड़कियां सगी बहनें थी, अच्छे परिवार से थी। राम दिन ने जब ये बात शांति को बताई तो वो कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, अगर दोनों बहनें हमारे घर आएगी तो शायद घर में हमेशा प्यार बना रहेगा। राम दिन ने भी ये सोचकर रिश्ते की बात आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। राम दिन ने कभी अपने बच्चों पर कोई फैसला थोपने की कोशिश नहीं की थी। जब दोनों बेटों के लिए रिश्ता आया तो उन्होंने सबसे पहले मोहन और सोहन को अपने पास बैठाया। उन्होंने कहा, बेटा, शादी जीवन का बहुत बड़ा फैसला होता है और मैं और तुम्हारी माँ सिर्फ राय दे सकते हैं, फैसला तुम्हारा होगा। मोहन ने शांत स्वर में कहा, पापा, आपने और माँ ने हमेशा हमारे लिए सही सोचा है। अगर आपको ये रिश्ता ठीक लगता है तो हमें भी मंजूर है। मोहन मुस्कुराते हुए बोला, और अगर दोनों बहनें एक साथ घर आएगी तो घर में रौनक भी बनी रहेगी। शांति ने भगवान का नाम लिया और रिश्ते की बात आगे बढ़ गई। कुछ ही महीनों में पूरे परिवार में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शांति सुबह से रात तक दौड़ती रहती, लेकिन उनके चेहरे पर थकान से ज़्यादा खुशी दिखाई देती थी। वो बार बार कहती, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप की सबसे बड़ी खुशी उनका घर बसता देखना होती है। राम दिन बाजार से सामान लाते, दुकान का काम भी संभालते और शादी की व्यवस्था भी करते। उन्होंने किसी चीज़ में दिखावा नहीं किया, लेकिन कोई कमी भी नहीं छोड़ी। शादी का दिन आया तो पूरा मोहल्ला जगमगा उठा। दोनों बारात एक साथ निकली। बड़ी बहू रेखा और छोटी बहू मीना दोनों बहनें थीं। दोनों ने घर में कदम रखा तो शांति ने आरती उतारी और कहा, आज से ये घर तुम्हारा है। इस घर में बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर रहना। दोनों ने उनके पैर छुए और मुस्कुराकर हामी भर दी। शादी के बाद कुछ महीनों तक घर में सचमुच बहुत प्रेम और अपनापन था। दोनों बहुएं मिलजुल कर काम करती, शांति का सम्मान करती और कोमल को छोटी बहन की तरह प्यार करती। मोहन और सोहन भी जिम्मेदारी से दुकान संभालते। राम दिन अक्सर कहते, अब मुझे चिंता नहीं है, परिवार संभल गया है। शांति भी यही सोचती थी कि उनका निर्णय सही था। उधर कोमल पढ़ाई में बहुत तेज थी। कुछ दिनों बाद कॉलेज में विदेश में पढ़ाई से जुड़ा एक सेमिनार हुआ। वहाँ प्रोफेसरों ने बताया कि अगर कोई छात्र बहुत अच्छा प्रदर्शन करे तो उसे छात्रवृत्ति के आधार पर विदेश में उस शिक्षा का अवसर मिल सकता है। उसी शाम कोमल घर लौटी और उत्साहित होकर बोली, पापा, अगर मैं परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाऊं तो मुझे विदेश में पढ़ने का मौका मिल सकता है। घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। शांति ने सबसे पहले पूछा, इतनी दूर? कोमल ने धीरे से कहा, हाँ माँ, लेकिन पूरी पढ़ाई नहीं, पहले छात्रवृत्ति के लिए चयन होगा। अगर मैं सफल हुई तो आगे की पढ़ाई का खर्चा भी काफ़ी हद तक सरकार और संस्था उठाएगी। राम दिन चुप हो गए। उनके मन में गर्व भी था और चिंता भी थी। रात को जब बच्चे सो गए तो उन्होंने शांति से कहा, मैं चाहता हूँ कि कोमल अपने सपने पूरे करे, लेकिन विदेश भेजना आसान नहीं होगा। खर्च, सुरक्षा और अकेलापन सब कुछ सोचने वाली बात है। शांति ने कुछ देर बाद कहा, अगर बेटी में काबिलियत है तो हमें उसका रास्ता नहीं रोकना चाहिए। हमने अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए तो संघर्ष किया था। अगले दिन उन्होंने कोमल को बुलाया और कहा, बेटा, हम तुझे विदेश जाने से नहीं रोकेंगे, लेकिन एक शर्त है। तू इतनी मेहनत करेगी कि तुझे छात्रवृत्ति मिले। हम अपनी हैसियत से जितना कर पाएंगे करेंगे, लेकिन तू अपनी मेहनत से रास्ता बनाएगी। कोमल की आंखें भर आई। उसने अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। उधर मोहन और सोहन पूरी तरह दुकानों में रम चुके थे। इधर कोमल ने छात्रवृत्ति की परीक्षा दी। परिणाम आने के दिन पूरे परिवार के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। जब सूची में उसका नाम सबसे ऊपर आया तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। राम दिन ने उसे गले लगाकर कहा, आज तूने हमारी मेहनत सफल कर दी। शांति रो पड़ी। उन्होंने कहा, मेरी बेटी सचमुच बहुत आगे जाएगी। कुछ ही महीनों बाद विदेश की यूनिवर्सिटी से प्रवेश पत्र आ गया।
अब कोमल को विदेश जाकर डॉक्टर बनने की पढ़ाई पूरी करनी थी। पूरे घर में खुशी थी। अगले दिन पूरा परिवार एयरपोर्ट पर था। कोमल ने एक एक करके सबको गले लगाया। शांति की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। विमान उड़ गया और कोमल उनकी आंखों से ओझल हो गई। एक सोमवार की सुबह राम दिन हमेशा की तरह पहली दुकान से दूसरी दुकान की ओर निकले। उनके हाथ में माल की सूची थी और जेब में कुछ जरूरी भुगतान की रकम। सड़क पार करते समय उन्होंने दूर से आते एक तेज रफ्तार ट्रक को देखा, लेकिन उन्हें लगा कि ट्रक रुक जाएगा। अगले ही पल एक जोरदार टक्कर हुई। लोग चीख उठे। राम दिन कई फीट दूर जा गिरे। उनके सिर से खून बहने लगा और ट्रक चालक बिना रुके भाग गया। भीड़ इकट्ठी हो गई। एक ऑटो चालक ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया। पुलिस को सूचना दी गई। उनके मोबाइल से घर का नंबर मिला और कुछ ही मिनटों में मोहन, सोहन और शांति अस्पताल पहुंच गए। शांति जैसे इमरजेंसी वार्ड के बाहर पहुंची, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राम दिन ऑपरेशन थिएटर में थे। डॉक्टर बाहर आए और बोले, सिर पर गहरी चोट है, बहुत खून बह चुका है, अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। मोहन ने तुरंत कोमल को फोन किया। विदेश में रात थी। फोन उठाते ही उसने भाई की कांपती आवाज सुनी, कोमल, पापा का एक्सीडेंट हो गया है। कुछ सेकंड तक उधर से कोई आवाज नहीं आई। फिर बस इतना सुनाई दिया, मैं पहली फ्लाइट से निकल रही हूँ। अस्पताल के बाहर लंबी रात थी। शांति चुपचाप बेंच पर बैठी थी। उनके हाथों की उंगलियां लगातार भगवान का नाम जप रही थी। मोहन और सोहन इधर उधर भागकर दवाइयाँ, कागज और डॉक्टरों से बात कर रहे थे। सुबह होने तक रामदीन को होश आ गया। उन्होंने सबसे पहले शांति को देखा। बहुत धीमी आवाज में बोले, भाग्यवान। शांति उनकी ओर झुक गई। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। रामदीन ने कांपते हाथों से उनका हाथ पकड़ लिया। कुछ देर बाद उन्होंने इशारे से दोनों बेटों को पास बुलाया। मोहन और सोहन उनके सिरहाने खड़े हो गए। रामदीन ने बड़ी मुश्किल से बोलना शुरू किया, बेटा, दुकान, पैसा सब फिर से आ सकता है, लेकिन माँ दोबारा नहीं मिलती। दोनों बेटों की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, पापा, आप ठीक हो जाएंगे। रामदीन ने सिर हिलाया। अगर मैं नहीं रहा तो अपनी माँ का पूरा सम्मान करना। उन्हें कभी किसी बात के लिए हाथ फैलाने पर मजबूर मत करना। मैंने उन्हें बहुत संघर्ष करते देखा है, उनका दिल मत दुखाना। उन्होंने शांति की ओर देखा। मैंने जितना कर सका किया, अब इन्हें अकेला मत छोड़ना। उसी समय पुलिस अधिकारी बयान लेने पहुंचे। उन्होंने पूछा, क्या आपको ट्रक याद है? रामदीन ने आंखें बंद कर कुछ क्षण सोचा और बहुत धीमी आवाज में ट्रक का रंग, नंबर का कुछ हिस्सा और दिशा बताई। अधिकारी ने सब लिख लिया। दोपहर तक उनकी हालत फिर बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने दोबारा कोशिश की, लेकिन अंदरूनी चोट बहुत गंभीर थी। शाम होने से पहले मॉनिटर की आवाज़ अचानक बदल गई। डॉक्टर दौड़े। कुछ मिनट तक प्रयास चलता रहा। फिर डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने धीरे से कहा, हमें खेद है, हम उन्हें नहीं बचा सके। शांति वहीं फर्श पर बैठ गई। उनकी आवाज़ भी जैसे उनके साथ चली गई थी। मोहन और सोहन अपने पिता के निर्जीव शरीर से लिपटकर रो पड़े। उसी रात कोमल भारत पहुंची और सीधा अस्पताल पहुंच गई। पिता को देखकर फूट फूट के रोने लगी। उनके पैर पकड़ लिए। पापा, आपने कहा था मैं लौटूंगी तो आप मुझे लेने आएंगे। अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ हुआ। बाजार बंद रहा। सैकड़ों लोग आए। हर कोई एक ही बात कह रहा था, रामदीन जैसा ईमानदार आदमी आज के समय में मिलना मुश्किल है। 13वीं के बाद घर में पहली बार सब एक साथ बैठे। वकील ने बताया कि रामदीन ने कुछ महीने पहले ही अपनी संपत्ति और दोनों दुकानों के दस्तावेज व्यवस्थित करवाए थे। उन्होंने मकान और दोनों दुकानों का स्वामित्व शांति के नाम कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक शांति जीवित है, अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा। मोहन और सोहन ने उस समय बिना किसी आपत्ति के सब स्वीकार कर लिया। उन्होंने माँ से कहा, माँ, पापा की जगह कोई नहीं ले सकता। अब आप ही इस घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कोमल की छुट्टियां समाप्त हुई। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, मैं पढ़ाई पूरी करके जल्द लौटूंगी। जा बेटा, अपने पापा का सपना पूरा कर। कोमल वापस विदेश चली गई। बाहर से सब सामान्य दिखाई देता था, लेकिन घर की नींव में एक खालीपन सा बच चुका था। रामदीन के जाने के बाद घर की सुबह पहले जैसी नहीं रही। पहले जब वो चाय की पहली चुस्की लेते थे तो पूरे घर में उनकी आवाज़ गूंजती थी। अब वही कुर्सी खाली रहती थी। शांति कई बार अनजाने में 2 कप चाय बना देती, फिर कुछ पल उस दूसरे कप को देखती और चुपचाप उसे सिंक में उड़ेल देती।
यह आदत कई महीनों तक नहीं बदली। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। मोहन और सोहन दोनों अपनी अपनी दुकानों में व्यस्त रहने लगे। रेखा और मीना घर संभालती थी। कुछ ही महीनों में बड़े बेटे मोहन के घर एक बेटा हुआ। पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। शांति ने पोते को गोद में लिया तो पहली बार उन्हें लगा कि शायद भगवान ने उनके जीवन का खालीपन थोड़ा कम कर दिया है। वो दिन भर बच्चे के साथ खेलती, उसे लोरी सुनाती और आम दिन की बातें याद करके मुस्कुरा देती। 1 साल बाद छोटी बहू मीना के घर में एक बेटी हुई। अब घर में एक साथ पोता और पोती थे। दोनों बच्चों की किलकारियां पूरे आंगन में गूंजती रहती। शांति का अधिकांश समय अब उन्हीं के साथ बीतने लगा। लेकिन एक बदलाव धीरे धीरे अब बहुत चुपचाप हो रहा था। राम दिन के रहते हुए घर के हर खर्चे का हिसाब अलग था। वो हर महीने शांति के हाथ में कुछ पैसे रख देते थे और कहते थे, ये तुम्हारे लिए है, जहां मन हो वहां खर्च करना। शांति उन पैसों में से थोड़ा अपने लिए रखती और बाकी जरूरतमंद लोगों की मदद में लगा देती। बहुत कम लोगों को पता था कि वो पिछले कई वर्षों से शहर के एक छोटे अनाथालय से जुड़ी हुई है। राम दिन हमेशा कहते थे, इन बच्चों की दुआ सबसे बड़ी पूंजी है। राम दिन के जाने के बाद शुरू के कुछ महीनों तक शांति ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा अभी घर में दुख का माहौल है। लेकिन जब एक तारीख आई तो उन्होंने बड़े बेटे मोहन को शाम को अपने पास बुलाया। वो बहुत सहज स्वर में बोली, बेटा एक बात कहनी थी। तुम्हारे पिताजी मुझे हर महीने कुछ पैसे दिया करते थे। मैं उनमें से थोड़ा अपने लिए रखती और बाकी अनाथालय के बच्चों के लिए सामान भेजती थी। अगर हो सके तो इस महीने भी 5,000 रुपये दे देना। मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, माँ अभी इस महीने थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो गया है, अगले महीने दे दूंगा। शांति ने बात वहीं ख़त्म कर दी। अगले महीने उन्होंने फिर याद दिलाया। इस बार मोहन का स्वर थोड़ा बदल गया। माँ आपको इतने पैसों की ज़रूरत ही क्या है? घर का सारा खर्चा तो हम उठा रहे हैं। राशन आता है, दवा आती है, बिजली पानी सब भरते हैं, फिर अलग से 5,000 क्यों? शांति ने शांत स्वर में कहा, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए बेटा, उन बच्चों के लिए चाहिए जिनकी कोई माँ नहीं है। मोहन ने कुछ नहीं कहा और दुकान के लिए निकल गया। उस दिन शांति देर तक खिड़की के पास बैठी रही। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि बात पैसों की नहीं, सोच की है। कुछ दिनों बाद सुबह एक बुजुर्ग भिखारी दरवाजे पर आई। शांति ने रसोई से 2 रोटियां और थोड़ी सब्जी निकालकर उसे दे दी। तभी रेखा ने ये देख लिया। उसने अंदर जाकर मीना से कहा, माँ जी तो रोज किसी ना किसी को कुछ ना कुछ देती रहती है। मीना ने धीमे से कहा, छोड़ो दीदी, बूढ़ी है, उनका मन है। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। उस शाम मोहन ने माँ से कहा, माँ हर आने जाने वाले को पैसे और खाना बांटना जरूरी है क्या? आजकल कौन किस लायक है पता नहीं चलता। शांति ने उसकी ओर देखकर कहा, बेटा भूख की कोई जात नहीं होती। भूखा इंसान पहले इंसान होता है, बाद में कुछ और। मोहन ने बात टाल दी, लेकिन उसके चेहरे पर असहमति साफ दिखाई दे रही थी। इधर रेखा और मीना का रहन सहन बदलने लगा था। दोनों बहनें थीं, इसलिए अक्सर साथ में बाजार जाती। नए कपड़े, नए पर्दे, महंगे बर्तन, मोबाइल फ़ोन और तरह तरह की खरीदारी। शांति ने कभी किसी को रोका नहीं। उन्हें खुशी होती थी कि घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें ये भी दिखाई देने लगा था कि ज़रूरत और शौक के बीच की दूरी धीरे धीरे मिट रही है। एक दिन मीना ने मोहन से कहा, मुझे नए सोने के झुमके चाहिए। मोहन ने बिना कुछ पूछे उसी समय पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। यह सब शांति ने अपने कमरे से देखा। उन्हें झुमकों से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसी सुबह उन्होंने अनाथालय के लिए 5,000 रुपये मांगे थे और शाम तक वो बात किसी को याद भी नहीं थी। उस रात वो बहुत देर तक सो नहीं सकी। उन्हें राम दिन की बात याद आई। इन बच्चों की दुआ सबसे बड़ी पूंजी है। अगले रविवार उन्होंने खुद अनाथालय जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने पुराने संदूक से कुछ बचाए हुए पैसे निकाले और कुछ सामान खरीदा और ऑटो से वहां पहुंची। अनाथालय बहुत बड़ा नहीं था, लगभग 30 बच्चे थे। जैसे ही बच्चे उन्हें देखकर दौड़े, उनके चेहरे खिल उठे। एक छोटी बच्ची ने उन्हें गले लगाकर कहा, दादी आ गई। शांति की आंखें भर आई। उन्होंने बच्चों के साथ खाना खाया, उनसे बातें की और लौटते समय उनके मन का बोझ कुछ हल्का हो चुका था। घर लौटी तो देर हो चुकी थी। मोहन ने पूछा, कहाँ गई थी? शांति ने सच बता दिया। मोहन ने गहरी सांस ली और कहा, माँ अब ये सब काम मत कीजिए, जमाना बदल गया है। शांति ने सिर्फ इतना कहा, जमाना बदल सकता है बेटा,
लेकिन इंसानियत नहीं बदलनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने पैसों की बात बंद कर दी, लेकिन मदद करना बंद नहीं किया। कभी पुराने कपड़े देती, कभी घर का बचा हुआ राशन भेज देती, कभी बच्चों के लिए कॉपियाँ खरीद देती। उन्हें लगता था कि राम दिन की याद को जिंदा रखने का यही सबसे अच्छा तरीका है। दिवाली आने में अभी लगभग 15 दिन बाकी थे, लेकिन बाजार की रौनक शुरू हो चुकी थी। दोनों दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी थी। मिठाइयों के डब्बे, सूखे मेवे, रंगोली, दीपक और पूजा का सामान तेजी से बिक रहा था। मोहन और सोहन दिन रात दुकान में व्यस्त रहते। रेखा और मीना भी त्योहार की तैयारियों में लगी रहती। घर से बाहर देखने पर सब कुछ पहले जैसा ही लगता था, लेकिन शांति के मन में एक बात कई दिनों से घूम रही थी। दिवाली से पहले वो हमेशा अनाथालय के बच्चों और कुछ गरीब परिवारों में मिठाई बांटती थी। ये परंपरा उन्होंने और रामदीन ने वर्षों पहले शुरू की थी। वो मानते थे कि त्योहार की असली खुशी तब होती है जब किसी और के घर भी दीप जले। इस बार भी उन्होंने यही सोचा। एक शाम जब दोनों बेटे दुकान से लौटे तो उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, इस बार दिवाली पर कुछ मिठाइयाँ और कपड़े उन बच्चों के लिए भी भेज देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, जितना बन पड़े। मोहन ने थकान भरे स्वर में कहा, माँ, अभी बहुत खर्च चल रहा है। त्योहार में दुकान का भी खर्चा बढ़ जाता है। शांति ने समझाते हुए कहा, मुझे पता है बेटा, लेकिन थोड़ा सा दान करने से कभी कमी नहीं आती। तुम्हारे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि गरीब की दुआ घर में बरकत लाती है। इस बार सोहन बोल पड़ा, माँ, हर बार वही बात। बरकत मेहनत से आती है, दान से नहीं। आजकल जमाना अलग है। शांति ने पहली बार दोनों बेटों की आंखों में एक अजीब सी कठोरता देखी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मेहनत और दया दोनों साथ हो तभी इंसान बड़ा बनता है। लेकिन किसी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन सुबह रेखा और मीना तैयार होकर बाजार जाने लगी। दोनों ने नए सूट पहने थे और हाथ में महंगे मोबाइल फोन थे। मीना ने हंसते हुए कहा, आज दिवाली की शॉपिंग पूरी करेंगे। सोहन ने तुरंत अपने फ़ोन से 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। मोहन ने भी रेखा के खाते में 10,000 रुपये भेज दिए। दोनों बहुएं भी खुशी खुशी चली गई। ये सब शांति ने बरामदे से देखा। उन्हें बहुओं की खुशी से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उन्हें ये याद आया कि कल रात 5,000 रुपये गरीब बच्चों के लिए मांगने पर कितना लंबा हिसाब समझाया गया था। शाम को जब बहुएं ढेर सारे कपड़े, सजावट का सामान और महंगे उपहार लेकर लौटी तो घर में उत्साह था। रेखा ने कहा, माँ जी, देखिए साड़ी कितनी सुंदर है। शांति ने मुस्कुराकर साड़ी देखी और बोली, बहुत सुंदर है बेटा। फिर कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, उन बच्चों के लिए मिठाइयों का क्या सोचा? इस बार मोहन का धैर्य टूट गया। वो तेज आवाज में बोला, माँ, आपको समझ क्यों नहीं आता? हर महीने किसी ना किसी को देना है। कभी अनाथालय, कभी गरीब, कभी मंदिर, कभी कोई भिखारी। आखिर हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। बच्चों की पढ़ाई है, घर का खर्च है, दुकान का माल है। हम कोई बहुत बड़े अमीर नहीं है। शांति ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुमसे कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा बेटा। मोहन बोला, लेकिन खर्च तो खर्च होता है, और फिर उन लोगों से हमें मिलता क्या है? यह सुनकर शांति कुछ पल तक उसे देखती रही। फिर उन्होंने धीरे से कहा, दुआ मिलती है। सोहन हंस पड़ा, माँ, दुआ बैंक में जमा नहीं होती। ये वाक्य शांति के दिल में तीर की तरह लगा। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि जिन बच्चों को उन्होंने इंसानियत सिखाई थी, वे अब लाभ-हानि की भाषा में रिश्ते और करुणा दोनों को तोलने लगे हैं। उस रात उन्होंने अपने कमरे में जाकर रामदीन की पुरानी तस्वीर के सामने दीपक जलाया। बहुत देर तक चुप बैठी रही। फिर तस्वीर से बोली, देखो, तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं। बस डर यही है कि कहीं उनके दिल छोटे ना हो जाए। दिवाली का दिन आया, पूजा हुई, मिठाइयाँ बांटी गई। मोहन और सोहन ने अपने ससुराल वालों को महंगे उपहार, मिठाइयाँ और कपड़े भेजे, लगभग 5-5 हजार रुपये के तोहफे। ये सब देखकर शांति ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा, त्योहार का दिन है, झगड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब रात को सब लोग खाना खा रहे थे तो उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, अगर 5,000 वहाँ भेज सकते हो तो 2-3 हजार यहाँ गरीब बच्चों पर भी खर्च हो सकते थे। इस बार रेखा बोली, माँ जी, अपने मायके वालों को उपहार देना हमारा फर्ज है। शांति ने तुरंत कहा, और भूखे बच्चे? मीना ने बीच में कहा, हर किसी की जिम्मेदारी हम थोड़ी उठा सकते हैं। शांति ने जवाब दिया, नहीं, सबकी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन जितना बन पड़े उतना करना चाहिए। मोहन ने गुस्से में थाली रख दी। माँ, हर बात में तुलना करना बंद कीजिए।
हम अपनी पत्नियों पर खर्च करें तो आपको दिक्कत, अपने ससुराल वालों को दे तो दिक्कत, अपने बच्चों के लिए ले तो भी दिक्कत। आखिर आपको चाहिए क्या? शांति ने फिर धीरे से कहा, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम्हारे पिताजी की एक अच्छी आदत इस घर में जिंदा रहे। कुछ पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया, लेकिन उस शांति में सम्मान नहीं, दूरी थी। मोहन और सोहन खाना छोड़कर उठ गए। रेखा और मीना भी अपने कमरे में चली गई। शांति अकेली बैठी रही, उनकी थाली वैसी ही रखी रही। अगले कुछ महीनों में यही दूरी और बढ़ने लगी। अब छोटी छोटी बातों पर भी बहस होने लगी, कभी बिजली के बिल को लेकर, कभी दवाई के खर्च को लेकर, कभी घर में आने वाले मेहमानों को लेकर। शांति ने धीरे धीरे बोलना कम कर दिया। उधर मोहन और सोहन की जीवन शैली बदलती जा रही थी। नए कपड़े, नई बाइक, महंगे मोबाइल, बाहर खाना, दोस्तों के साथ घूमना और बिना जरूरत के खर्चे। दुकानों से अच्छी आमदनी हो रही थी, इसलिए उन्हें लगता था कि ये सब हमेशा चलता रहेगा। लेकिन व्यापार में एक नियम होता है, जिस दिन मालिक की नज़र दुकान से हटी उसी दिन नुकसान शुरू हो जाता है। दिवाली के कुछ महीने बाद सब कुछ सामान्य दिखाई देता रहा, लेकिन धीरे धीरे दुकानों का माहौल बदलने लगा। पहले जहां मोहन और सोहन सुबह समय से दुकान खोलते थे, अब कई बार शटर देर से उठता। पहले जहां हर ग्राहक को मुस्कुराकर नमस्ते की जाती थी, अब कई बार कर्मचारी ही पूरा दिन दुकान संभालते रहते। मोहन और सोहन को लगने लगा था कि कारोबार अब अपने आप चलता रहेगा। उन्हें यह एहसास नहीं था कि व्यापार की सबसे बड़ी ताकत मालिक की मौजूदगी होती है। इसी दौरान दोनों भाइयों की दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से हो गई जो हर समय बड़े बड़े मुनाफे, जल्दी अमीर बनने और दिखावे की बातें करते रहते थे। कोई शेयर बाजार का झूठा ज्ञान देता, कोई बिना हिसाब किताब का उधार उठाकर माल भराने की सलाह देता, तो कोई कहता कि नाम बड़ा होना चाहिए, पैसा अपने आप आ जाएगा। मोहन और सोहन धीरे धीरे उन्हीं बातों में आने लगे। एक शाम मोहन ने सोहन से कहा, भैया हमें दुकान को और बड़ा करना चाहिए। सामने वाले गोदाम में माल भर देंगे, फिर थोक में बेचेंगे। बड़ा रिस्क लेंगे तभी बड़ा फायदा होगा। मोहन ने पूछा, इतना पैसा आएगा कहाँ से? सोहन बोला, उधार मिल जाएगा, आजकल सब उधार पर ही काम करते हैं। बिना पूरी योजना बनाए दोनों ने कई व्यापारियों से उधार पर माल उठा लिया। शुरुआत में उन्हें लगा कि कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, दुकान में पहले से कहीं ज़्यादा सामान भर गया, लेकिन जितना माल आया उतनी बिक्री नहीं हुई। ऊपर से उन्होंने अपने खर्चे भी कम नहीं किए। दूसरी ओर कर्मचारियों ने भी मौका देख लिया। उन्हें पता था कि मालिक अब हिसाब किताब ठीक से नहीं देख रहे। धीरे धीरे माल कम आने लगा, बिलों में भी हेरा फेरी होने लगी और नगद बिक्री का पूरा पैसा दुकान में दर्ज नहीं किया जाने लगा। पहले जहां राम दिन हर शाम दोनों दुकानों का हिसाब खुद देखते थे, अब कई दिनों तक कोई रजिस्टर खोलकर भी नहीं देखता था। शांति ये सब चुपचाप देख रही थी। एक दिन उन्होंने मोहन से कहा, बेटा दुकान का हिसाब रोज देख लिया करो। तुम्हारे पिताजी कहते थे कि व्यापार में लापरवाही सबसे बड़ा नुकसान करती है। मोहन ने बिना उनकी ओर देखे कहा, माँ अब जमाना बदल गया है, सब सिस्टम से चलता है। शांति ने पूछा, कौन सा सिस्टम? मोहन बोला, ऑनलाइन हिसाब है, कंप्यूटर है, कर्मचारी है, हर चीज खुद से देखने की जरूरत नहीं होती। शांति कुछ नहीं बोली, लेकिन उन्हें राम दिन की बात याद आई। जिस दिन मालिक को लगे कि दुकान उसके बिना चल सकती है, उसी दिन से दुकान डूबना शुरू हो जाती है। कुछ ही महीनों में पहली समस्या सामने आ गई। एक बड़ा सप्लायर भुगतान लेने आया। उसने कहा, राम दिन जी के समय एक दिन की भी देरी नहीं हुई, अब 3 महीने से पैसा अटका हुआ है। मोहन ने टालने की कोशिश की, लेकिन सप्लायर ने कहा, अगर इस बार भुगतान नहीं हुआ तो आगे माल बंद कर दूंगा। उस दिन पहली बार दोनों भाइयों ने बैठकर पूरा हिसाब देखा। उन्हें पता चला कि जितना वे समझ रहे थे, स्थिति उससे कहीं खराब है। कई ग्राहकों ने उधार नहीं लौटाया था, कर्मचारियों ने भी गड़बड़ की थी, और ऊपर से उनका फिजूल खर्ची वाला जीवन अलग। शाम को दोनों घर लौटे तो चेहरे उतरे हुए थे। रेखा ने पूछा, क्या हुआ? मोहन ने कहा, कुछ नहीं, लेकिन बात छिपी नहीं। अगले ही दिन एक व्यापारी पैसे मांगने आ गया, फिर तीसरा, फिर चौथा। घर का माहौल बदलने लगा। पहले जहाँ रात के खाने पर हंसी मजाक होता था, अब चुप्पी रहती थी। शांति समझ चुकी थी कि दुकान में कुछ गंभीर समस्या है। उन्होंने एक दिन दोनों बेटों को अपने कमरे में बुलाया और कहा, बेटा अगर कोई परेशानी है तो बताओ, मिलकर रास्ता निकालेंगे। मोहन ने पहली बार खुलकर कहा, माँ हम पर काफ़ी कर्ज हो गया है।
शांति ने शांत स्वर में पूछा, किस लिए? सोहन बोला, व्यापार बढ़ाने के लिए, और कुछ खर्च भी हो गए। शांति ने उनकी आंखों में देखकर कहा, व्यापार बढ़ाने के लिए जितना कर्ज लिया उसका हिसाब दिखाओ। दोनों चुप हो गए। कुछ देर बाद शांति ने कहा, सच बोलो। मोहन ने धीरे से कहा, कुछ पैसे दोस्तों के साथ निवेश में चला गया, कुछ खर्च हो गया, कुछ हिसाब में गड़बड़ हो गया। शांति ने गहरी सांस ली। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें 2 दुकान दी थी, तुमने उनमें से एक भी पूरी तरह संभाली नहीं। अगले कई दिनों तक घर में तनाव बना रहा। कर्जदार दुकान पर आने लगे। कुछ लोग ऊंची आवाज में पैसे मांगते। बाजार में बातें फैलने लगी। वही लोग जो कभी राम दिन की ईमानदारी की मिसाल देते थे, अब कहते, बेटों ने बाप का बनाया सब डुबो दिया। एक रात मोहन और सोहन देर तक बातें करते रहे। अंत में उन्होंने फैसला किया कि एक दुकान किराए पर दी जाए ताकि हर महीने निश्चित आय आती रहे। अगले दिन उन्होंने माँ से कहा, माँ, हमें लगता है कि एक दुकान किराए पर दे देनी चाहिए। शांति ने पूछा, क्यों? मोहन बोला, कर्ज का दबाव है, किराए से कुछ राहत मिलेगी। शांति ने कहा, अगर मेहनत से दुकान चलाओगे तो किराए से ज्यादा कमाओगे। दुकान छोड़ना समाधान नहीं है। कुछ दिनों बाद स्थिति और बिगड़ गई। अब कर्ज इतना बढ़ चुका था कि किराए से काम नहीं चलने वाला था। तब मोहन ने कहा, माँ, हमें एक दुकान बेचनी पड़ेगी। शांति ने तुरंत उनकी ओर देखा। क्या कहा तुमने? मोहन ने धीरे से कागज उनके सामने रख दिए। बस इन पर साइन कर दीजिए, एक दुकान बेच देंगे, कर्ज उतर जाएगा। शांति ने कागज हाथ में लिया। कुछ देर तक चुपचाप बैठी रही। फिर उन्होंने बहुत शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, नहीं। मोहन ने कहा, माँ, मजबूरी है। शांति बोली, मजबूरी नहीं, तुम्हारी लापरवाही है। सोहन ने कहा, अगर दुकान नहीं बिकी तो लोग हमें बर्बाद कर देंगे। शांति ने उनकी ओर देखकर कहा, तुम्हारे पिताजी ने ये दुकान भूख सहकर बनाई थी। मैंने अपने गहने बेचकर घर बनाया था। ये संपत्ति तुम्हारे शौक पूरे करने के लिए नहीं है। मोहन की आवाज ऊंची हो गई, माँ, आप समझ क्यों नहीं रही? शांति भी पहली बार सख्त हुई। तुम समझो, तुम्हारे पिताजी ने सब कुछ मेरे नाम इसलिए किया था क्योंकि उन्हें तुमसे नहीं, समय से डर था। उन्हें पता था कि अगर कभी लालच आया तो कोई इस घर की नींव बेचने की कोशिश करेगा। मेरे जीते जी ये दुकान नहीं बिकेगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। मोहन ने गुस्से में कागज उठाए और बाहर चला गया। सोहन उसके पीछे निकल गया। रेखा और मीना भी चुप थी, लेकिन उनके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उस रात घर में अजीब सा सन्नाटा था। बाहर हल्की हवा चल रही थी, लेकिन अंदर हर कमरे में बेचैनी तैर रही थी। शांति अपने कमरे में बैठी राम दिन की तस्वीर के सामने दीपक जलाकर चुपचाप भगवान का नाम ले रही थी। उन्हें अपने बेटों की चिंता थी। वो सोच रही थी कि सुबह उठकर फिर से प्यार से समझाएगी। शायद गुस्सा उतर जाएगा, शायद उन्हें अपनी गलती समझ में आएगी। एक माँ आखिरी सांस तक अपने बच्चों के लिए उम्मीद नहीं छोड़ती। उधर मोहन और सोहन अपने कमरे में थे। रेखा और मीना भी वहीं बैठी थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। चारों के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर सोहन ने धीमी आवाज में कहा, अगर माँ साइन नहीं करेगी तो हम खत्म हो जाएंगे। मोहन ने सिर पकड़ लिया। कर्जदार दुकान पर आ रहे हैं, बैंक का नोटिस आ चुका है। अगर अभी कुछ नहीं किया तो सब चला जाएगा। रेखा बोली, लेकिन माँ इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। मीना ने पहली बार वो बात कही जिसने कमरे की हवा बदल दी। एक बात सोचो, अगर माँ नहीं रही तो। कुछ पल के लिए कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि घड़ी की टिक टिक भी सुनाई देने लगी। मोहन ने तुरंत कहा, पागल हो गई हो क्या? लेकिन उसकी आवाज में विरोध कम और डर ज्यादा था। मीना बोली, मैं बस सच कह रही हूँ। प्रॉपर्टी आखिरकार हमारी ही होगी, अभी नहीं तो बाद में। सोहन चुप बैठा रहा। रेखा ने धीरे से कहा, अगर ये बात किसी और ने कही होती तो मैं उसे घर से निकाल देती, लेकिन अब हमारे पास बचा ही क्या है? मोहन ने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। माँ है वो हमारी। उसकी आवाज भरा गई। लेकिन अगले ही पल उसे कर्जदारों की धमकियां, बैंक का नोटिस और बाजार में गिरती हुई इज्जत याद आ गई। उसी समय शांति पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकली। जैसे वो बरामदे से गुजरी, उन्हें मोहन के कमरे से धीमी आवाजें सुनाई दी। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। उन्होंने अनजाने में कुछ शब्द सुन लिए। अगर माँ नहीं रही, साइन, प्रॉपर्टी, कोई रास्ता नहीं। शांति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ये आवाजें उनके बच्चों की है।
वो कुछ और सुनने के लिए थोड़ा और करीब गई। तभी मोहन की आवाज आई, कल तक फैसला करना होगा। शांति के हाथ कांपने लगे। उनके हाथ में रखा कांच का गिलास छुटकर जमीन पर गिर गया। तेज आवाज पूरे घर में गूंज उठी। कमरे का दरवाजा झटके से खुला। चारों बाहर आ गए। शांति उन्हें देखकर घबरा गई और पीछे हटने लगी। मोहन ने कहा, माँ, आपने क्या सुना? शांति ने कांपती आवाज में कहा, तुम लोग क्या करने वाले हो? सोहन आगे बढ़ा, माँ, आप गलत समझ रही है। शांति मुड़कर अपने कमरे की ओर भागने लगी, लेकिन रेखा ने उनका हाथ पकड़ लिया। शांति ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उन्होंने जोर से कहा, मुझे छोड़ दो। मीना ने पीछे से उनका दूसरा हाथ पकड़ लिया। मोहन कुछ पल तक जड़ बना खड़ा रहा। शांति की आंखों में डर था, लेकिन उससे भी ज्यादा विश्वासघात का डर था। उन्होंने मोहन की ओर देखकर कहा, बेटा तू भी। मोहन की आंखों से आंसू निकल आए। उसने एक पल के लिए हाथ पीछे खींचा, लेकिन तभी सोहन ने कहा, अब पीछे हटे तो सब खत्म हो जाएगा। अगले ही क्षण सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। किसी ने उनका मुंह दबाया, किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने उन्हें नीचे गिरा दिया। शांति पूरी ताकत से झटपटाई। उनके सिर का पिछला हिस्सा दीवार से टकराया। उन्होंने मोहन का हाथ पकड़कर आखिरी बार कहा, बेटा, लेकिन लालच ने उस शब्द को भी सुनने से इनकार कर दिया। कुछ ही मिनटों में उनका शरीर निठाल पड़ गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। चारों हाँफ रहे थे। मोहन कांपते हुए पीछे हट गया। हमने क्या कर दिया? सोहन ने जल्दी से कहा, अब रोने का समय नहीं है। अगर पकड़े गए तो सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने पहले से तैयार किए हुए कुछ कागज निकाले। शांति के अंगूठे पर स्याही लगाई गई। एक एक करके कई दस्तावेजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए गए, कुछ खाली कागजों पर भी। मोहन के हाथ कांप रहे थे। रेखा बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। मीना ने कहा, जल्दी करो। इसके बाद उन्होंने शांति के कमरे में जाकर पंखे से एक साड़ी बांधी। चारों ने मिलकर उनके शव को पंखे से लटका दिया ताकि यह आत्महत्या लगे। कमरे में कुछ सामान इधर उधर कर दिया गया। दरवाजा अंदर से बंद दिखाने की कोशिश की गई। सब कुछ तैयार करने के बाद चारों अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन उस रात किसी की आंख नहीं लगी। सुबह होते ही रेखा की चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी, माँ जी। पड़ोसी दौड़ते हुए आए। लोगों ने देखा कि शांति पंखे से लटकी हुई है। कुछ महिलाएं रोने लगी। मोहन और सोहन जोर जोर से छाती पीटने लगे। माँ, आपने ये क्या कर दिया? पापा के जाने का इतना बड़ा सदमा। उनके आंसू अब सच और झूठ के बीच का अंतर मिटाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस आई, प्राथमिक जांच हुई, कमरे का निरीक्षण किया गया। पहली नजर में मामला आत्महत्या जैसा लग रहा था। मोहल्ले के लोग भी यही कह रहे थे कि राम दिन के जाने के बाद शांति बहुत अकेली हो गई थी। पुलिस ने औपचारिक कार्रवाई पूरी की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर विदेश में पढ़ रही कोमल को फोन गया। इस बार फोन पर कोई शब्द ठीक से नहीं बोल पा रहा था। बस इतना कहा गया, कोमल, माँ नहीं रही। फोन उसके हाथ से छूट गया। कुछ मिनट बाद उसने खुद को संभाला, टिकट बुक की और पहली फ्लाइट से भारत के लिए निकल पड़ी। इधर घर में अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। रिश्तेदार आने लगे। सफेद चादर बिछ गई। महिलाएं विलाप कर रही थी। मोहन और सोहन सबके सामने टूटे हुए बेटे का अभिनय कर रहे थे। रेखा और मीना रोते रोते बेहोश होने का नाटक कर रही थी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस घर की सबसे बड़ी साजिश किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि इसी घर के 4 लोगों ने रची है। जब शांति का शव शमशान घाट ले जाया जा रहा था, उसी समय कोमल का विमान भारत की धरती पर उतर चुका था। वो एयरपोर्ट से सीधे शमशान की ओर दौड़ रही थी। उसे अभी तक ये नहीं पता था कि उसकी मां ने आत्महत्या की थी। कोमल जैसे ही शमशान घाट पहुंची, वहां लकड़ियां सजाई जा चुकी थी। पंडित मंत्र पढ़ रहा था। रिश्तेदार रो रहे थे और मोहन तथा सोहन सफेद कपड़ों में खड़े थे। उसने दूर से ही अपनी माँ का चेहरा देखा और उसके कदम लड़खड़ा गए। वो दौड़ती हुई चिता तक पहुंची और अपनी माँ के शरीर से लिपटकर फूट फूट के रोने लगी। माँ, एक बार आंखें खोलो, मैं आ गई हूँ, देखो मैं आ गई। उसकी आवाज़ सुनकर वहां मौजूद कई लोगों की आंखें भर आई। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे अपनी माँ का हाथ पकड़ा। तभी उसकी नज़र दाहिने हाथ के अंगूठे पर पड़ी। वहां गहरे नीले रंग की शाही का निशान था, जैसे किसी सरकारी दस्तावेज पर अंगूठा लगवाया गया हो। कोमल कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गई। उसने माँ का दूसरा हाथ देखा, फिर पहले हाथ को दोबारा देखा।
उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने तुरंत मोहन की ओर मुड़कर पूछा, भैया, माँ के हाथ पर ये स्याही कैसी लगी? मोहन एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन तुरंत बोला, शायद अस्पताल में कुछ कागजों पर। कोमल ने बात काट दी। अस्पताल में अंगूठा नहीं लगाया जाता, और अगर लगाया भी जाता तो दोनों हाथों पर निशान होते, सिर्फ एक अंगूठे पर नहीं। सोहन बीच में बोला, कोमल, अभी ऐसे सवाल मत पूछो। माँ की आत्मा की शांति के लिए अंतिम संस्कार होने दो। कोमल ने माँ का हाथ फिर से देखा। उसके भीतर कुछ टूट भी रहा था और कुछ जाग भी रहा था। वो धीरे धीरे खड़ी हुई और ऊंची आवाज में बोली, कोई भी इस चिता को आग नहीं लगाएगा। शमशान में खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पंडित ने कहा, बेटी, मृत्यु के बाद शरीर का अंतिम संस्कार होना चाहिए। कोमल ने दृढ़ स्वर में कहा, जब तक मुझे सच नहीं पता चलता, मेरी माँ की चिता नहीं जलेगी। मोहन आगे बढ़ा, कोमल, तू माँ के दुख में अपना संतुलन खो बैठी है। कोमल उसकी आंखों में देखकर बोली, नहीं भैया, मैं पहली बार संतुलित होकर सोच रही हूँ। सोहन ने चुपके से पंडित को इशारा किया कि जल्दी विधि पूरी करवाई जाए। जैसे उसने मशाल उठाई, कोमल दौड़कर चिता के सामने खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ फैलाकर कहा, अगर किसी ने मेरी माँ की चिता को आग लगाने की कोशिश की तो मैं इस चिता पर जिंदा बैठ जाऊंगी। शमशान में सन्नाटा छा गया। गांव के बुजुर्ग आगे आए। उन्होंने कहा, पहले लड़की की बात सुन लो। उसी समय कोमल ने अपने फोन से पुलिस को कॉल किया। उसने कहा, मैं डॉक्टर की छात्रा हूँ। मेरी माँ की मृत्यु संदिग्ध है। उनके हाथ पर दस्तावेजी शाही का निशान है। कृपया तुरंत शमशान घाट पहुंचे। यह सुनते ही मोहन और सोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। रेखा और मीना एक दूसरे को देखने लगी। लगभग 20 मिनट बाद पुलिस जीप शमशान घाट में आके रुकी। इंस्पेक्टर विजय राणा उतरे और सीधे चिता के पास पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले शांति के हाथ का निरीक्षण किया, फिर शांत स्वर में पूछा, किसने कहा कि आत्महत्या थी? मोहन बोला, सर, हमने सुबह उन्हें पंखे से लटका हुआ देखा। इंस्पेक्टर ने पूछा, पुलिस को तुरंत सूचना किसने दी? सोहन बोला, हमने। इंस्पेक्टर ने शांति के हाथ का अंगूठा ध्यान से देखा, फिर बोले, अंतिम संस्कार अभी नहीं होगा, शव को दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। मोहन ने विरोध करने की कोशिश की, सर, इससे माँ की आत्मा को कष्ट होगा। इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा, अगर ये हत्या हुई है तो सबसे बड़ा कष्ट उन्हें पहले ही दिया जा चुका है। शव को वापस अस्पताल भेज दिया गया। पूरे शहर में खबर फैल गई कि शांति की मौत पर सवाल उठ गया है। पोस्टमार्टम इस बार विशेष टीम से करवाया गया। कोमल अस्पताल के बाहर पूरी रात बैठी रही। सुबह रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में साफ लिखा था, मृत्यु दम घुटने से हुई है, लेकिन उससे पहले सिर पर गंभीर चोट लगी थी। हाथों और कलाई पर पकड़ के निशान थे और शरीर पर संघर्ष के स्पष्ट संकेत मौजूद थे। डॉक्टर ने कहा, यह सामान्य आत्महत्या का मामला नहीं लगता। मृत्यु से पहले इनके साथ हाथापाई हुई है। रिपोर्ट पढ़ते इंस्पेक्टर विजय राणा ने मोहन, सोहन, रेखा और मीना को थाने बुला लिया। चारों से लगभग पूछताछ हुई। सभी ने लगभग एक जैसी कहानी सुनाई। सुबह दरवाजा खोला, माँ पंखे से लटकी मिली। सदमे में पुलिस को फोन किया, लेकिन इंस्पेक्टर को कुछ बातें खटक रही थी। एक ही अंगूठे पर शाही का निशान, सिर की चोट, संघर्ष के निशान और रात के समय किसी पड़ोसी द्वारा कोई आवाज ना सुनना। कोमल ने कहा, सर, मेरी माँ कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे खुद विदेश भेजा, हमेशा हिम्मत सिखाई। वो आखिरी सांस तक लड़ने वाली महिला थी। इंस्पेक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, भावनाएं अलग बात है, सबूत अलग। हमें सबूत चाहिए। कोमल घर लौट आई, लेकिन इस बार वो बेटी बनकर नहीं, सच की तलाश करने वाली इंसान बनकर लौटी थी। उसने माँ का कमरा देखा। टूटा हुआ कांच का एक छोटा टुकड़ा अभी भी अलमारी के नीचे फंसा हुआ था। उसने उसे सावधानी से उठाया। कमरे की दीवार पर हल्का सा घर्षण का निशान था। उसे याद आया कि माँ हमेशा रात को पानी का गिलास लेकर सोती थी। अगले कुछ दिनों में वो रोज पुलिस स्टेशन जाती, अस्पताल जाती, बाजार जाती और उन लोगों से बातें करती जो उस रात घर के आसपास थे। कई लोग कुछ भी नहीं जानते थे, कुछ लोग अफवाहें बताते थे, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। इसी भागदौड़ के दौरान एक दिन वो बाजार से गुजर रही थी। अचानक उसकी नज़र एक परिचित चेहरे पर पड़ी। वो उनकी पुरानी दुकान का कर्मचारी रमेश था। वही रमेश जिसे उसके पिता कभी अपने बेटे की तरह मानते थे। लेकिन आज रमेश कुछ अलग दिख रहा था। महंगे कपड़े, नई घड़ी,
चमकदार जूते और हाथ में नया मोबाइल फोन। कोमल वहीं रुक गई। उसने धीरे से खुद से कहा, रमेश के पास इतने पैसे कहाँ से आई? कोमल की नजर रमेश पर टिक गई। कुछ महीने पहले तक वही रमेश साधारण कपड़ों में दुकान पर दिन रात काम करता था। उसके पिता बीमार थे, घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और कई बार रामदीन उसे बिना ब्याज के पैसे उधार देते थे। लेकिन आज उसके कपड़े, घड़ी और मोबाइल उसकी हैसियत से कहीं ज्यादा महंगे लग रहे थे। रमेश ने जैसे ही कोमल को देखा, वो एक पल के लिए घबरा गया। उसने नजरें चुराई और तेजी से दूसरी गली की ओर बढ़ने लगा। कोमल ने तुरंत इंस्पेक्टर विजय राणा को फोन किया। सर, मुझे लगता है हमें रमेश से बात करनी चाहिए। कुछ ही देर में पुलिस बाजार पहुंच गई। रमेश को रोककर सामान्य पूछताछ की गई। पहले तो वो मुस्कुराता रहा और कहता रहा कि उसने रिश्तेदारों से पैसे उधार लेकर कपड़े खरीदे हैं, लेकिन उसकी आंखों की घबराहट छिप नहीं रही थी। इंस्पेक्टर ने उसे थाने चलने के लिए कहा। थाने में उससे अलग कमरे में पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में उसने हर सवाल का तैयार जवाब दिया, लेकिन जब पुलिस ने उसके बैंक खाते की जानकारी सामने रखी तो उसकी आवाज लड़खड़ा गई। पिछले 2 महीनों में उसके खाते में 50 लाख रुपए जमा हुए थे। इंस्पेक्टर ने शांत स्वर में पूछा, रमेश, ये पैसा कहाँ से आया? रमेश चुप रहा। इंस्पेक्टर ने फिर पूछा, सच बोलोगे तो शायद तुम्हारी गलती कम मानी जाएगी, झूठ बोलोगे तो हत्या छिपाने के अपराध में सीधे फंसोगे। कुछ देर तक रमेश की आंखों से आंसू बहते रहे, फिर वो फूट गया। उसने कांपती आवाज में कहा, सर, मैंने हत्या नहीं की, लेकिन मैंने सब देखा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रमेश ने बताया, उस रात मैं दुकान का हिसाब देने घर आया था। देर हो गई थी, इसलिए पीछे वाले स्टोर वाले कमरे में ही सो गया। रात करीब 11 बजे मुझे आवाजें सुनाई दी। मैंने दरवाजे की छेड़ से देखा, मोहन भैया, सोहन भैया, रेखा भाभी और मीना भाभी माँ जी को पकड़ रहे थे। माँ जी बार बार कह रही थी, बेटा ऐसा मत करो। फिर उन्होंने उसका मुंह दबा दिया। रमेश रोने लगा। मैं डर गया था, मैं बाहर निकल नहीं पाया। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। फिर मैंने देखा कि उन्होंने कागजों पर माँ जी के अंगूठे के निशान लिए। उसके बाद उन्हें पंखे से लटका दिया। कोमल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कुर्सी पकड़ ली। रमेश ने आगे कहा, सुबह उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो मुझे भी मार देंगे। फिर उन्होंने मुझे 50 लाख रुपए दिए और कहा कि शहर छोड़कर कहीं भी चले जाओ, लेकिन मैं भाग नहीं पाया। हर रात माँ जी का चेहरा दिखाई देता था। इंस्पेक्टर विजय राणा ने तुरंत बयान दर्ज किया। उसी शाम अदालत से वारंट लेकर पुलिस ने मोहन, सोहन, रेखा और मीना को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस घर पहुंची तो चारों को विश्वास नहीं हुआ कि सच इतनी जल्दी सामने आ जाएगा। मोहन ने कहा, सर, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन पुलिस ने जब बैंक ट्रांजैक्शन, दस्तावेजों पर लिए गए अंगूठे के निशान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और रमेश के बयान को जोड़ा तो मामला मजबूत हो चुका था। पूछताछ के दौरान सबसे पहले मीना टूट गई। उसने रोते हुए कहा, हमने सोचा था सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद रेखा ने भी अपराध स्वीकार कर लिया। अंत में सोहन ने कहा, हम कर्ज में डूब गए थे, हमें कुछ समझ नहीं आया। मोहन सबसे आखिरी तक चुप रहा। जब उससे पूछा गया कि आखिरी बार माँ ने क्या कहा था, वो फूट फूट कर रो पड़ा। मुकदमा शुरू हुआ। पूरे शहर में चर्चा थी कि जिन बेटों को रामदीन और शांति ने अपने खून पसीने से पाला, उन्हीं ने संपत्ति के लालच में अपनी माँ की हत्या कर दी। अदालत में कोमल हर सुनवाई पर मौजूद रहती। उसने कई बार भी बदला लेने की भाषा नहीं बोली। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे अपनी माँ के लिए न्याय चाहिए। कई महीनों की सुनवाई के बाद अदालत ने चारों को दोषी पाया। हत्या, साजिश, सबूत मिटाने की कोशिश और धोखाधड़ी, इन सभी आरोपों में उन्हें कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। फैसला सुनते समय मोहन ने एक बार कोमल की ओर देखा। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सोहन सिर झुकाए खड़ा था। रेखा और मीना रो रही थी। कोमल अदालत से बाहर निकली तो उसके हाथ में माँ की पुरानी चूड़ियों का छोटा सा डिब्बा था। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, माँ, मैंने आपका वादा निभाया। इसके बाद उसने दोनों दुकानों की जिम्मेदारी संभाली। उसने पुराने कर्मचारियों का हिसाब जांचा, ईमानदार लोगों को वापस काम पर रखा और पिता की तरह हर शाम खुद हिसाब देखने लगी। रमेश को अदालत में गवाही देने के बाद सुरक्षा दी गई। कोमल ने उसकी गलती और मजबूरी दोनों को समझा और उसे नया जीवन शुरू करने का अवसर दिया। उसकी विदेश की पढ़ाई में
1 साल से भी कम समय बचा था। उसने दुकानों का संचालन भरोसेमंद आदमियों को सौंपा और वापस विदेश जाकर अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। डॉक्टर बनने के बाद वो भारत लौटी और अपने शहर में एक छोटा सा लेकिन आधुनिक अस्पताल शुरू किया, जहां गरीब मरीजों के लिए एक अलग सहायता कोष बनाया गया। मोहन और सोहन के बच्चों को उसने बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिलाया। उसने कभी उन्हें उनके माता पिता के अपराध का बोझ नहीं उठाने दिया। वो अक्सर कहती, गलती इंसान की होती है, उनकी नहीं। हर महीने वो उसी अनाथालय में राशन और दवाइयां भेजती रही, जहां शांति और राम दिन वर्षों तक मदद करते रहे। अस्पताल के मुख्य द्वार पर उसने एक शिलालेख लगवाया, राम दिन और शांति की स्मृति में, जिन्होंने सिखाया कि सबसे बड़ी विरासत धन नहीं, इंसानियत होती है। समय ने बहुत कुछ बदल दिया, लेकिन उस घर की देहरी पर आज भी शाम को एक दीपक जलता था। लोग कहते थे कि वो दीपक कोमल हर दिन अपनी माँ के लिए जलाती है, और सच यही था, क्योंकि कुछ रिश्ते मृत्यु से नहीं टूटते, वो न्याय मिलने तक सांस लेते रहते हैं। यही थी माँ की विरासत। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले